हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th के लिए देखेंगे क्या, तो देखेंगे जीवों में जनन। पहला चैप्टर है आपका जीवों में जनन। उसी चैप्टर को आज हम लोग देखने वाले हैं, जीवों में जनन। तो जीवों में जनन में क्या है हम जानते हैं। सबसे पहला इसका डिफाइन क्या है कि कोई भी जीव क्या करता है, अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए वह लगातार क्या करता है, प्रजनन करता है, जिससे कि उसकी संख्या पृथ्वी पर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो जनन को अगर आप परिभाषित करें तो इस तरह से जनन को परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी जाति को पृथ्वी पर बनाए रखते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, जनन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जीवों में जनन के लिए क्या जरूरी है। जीवों में यानी कि हम यहाँ पर पौधे और जंतु दोनों में जनन को देखेंगे, पौधे और जंतु दोनों में जनन को देखेंगे। तो हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु आते सबकी एक क्या होती है, निश्चित जीवन अवधि होती है। उस जीवन अवधि को जीने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त करता है। तो वो उतनी जीवन अवधि, तो ये कह सकते हैं किसी भी जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु की जो अवधि है उसे उसकी जीवन अवधि, लाइफ स्पान कहा जाता है। अब ये जीवन अवधि अलग अलग जीवों में आप क्या देखते हैं कि अलग अलग जीवों में ये जीवन अवधि जो है वो अलग अलग है। जैसे कि आप देखें, मे फ्लाई है, 1 दिन जिंदा रहता है। बटरफ्लाई तितली जो है 2 हफ्ता 14 दिन 15 दिन तक जीवित रहती है ना। इसी तरह से मनुष्य है 60 से 70 साल है ना। कछुआ है 150 से 300 साल है। इसके अलावा आप देखते हैं किसी को यार रेडवुड ट्री जो है वो 3000 से 4000 साल, पीपल का पेड़ 2000 से 3000 साल है ना। बरगद का पेड़ 200 से 300 साल। इस तरह से बहुत सारे जीवों की अवधि है जीवन की, है ना। कुछ जैसे चील है आपका, तो चील का 90 साल है। घोड़ा है 60 साल जिंदा रहता है। बंदर है 25-26 साल जिंदा रहता है ना। गेहूं का पौधा या कोई भी सीजनल पौधा आप जो देखते हैं वो लगभग 4 से 5 माह की आयु तक जीवित रहता है। उसके बाद वो क्या करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। तो जीवन अवधि हम लोगों ने समझा कि कब तक वो जीवित रहेगा, वही उसकी। तोता का कितना हो सकता है, तोता का तो 150 साल तक वो तोता जो है वो क्या करता है, जीवित रहता है। अब जो है जीवों में क्या होता है कि जो जीव होते हैं वो उत्पन्न हुए, उत्पन्न होने के बाद वो तुरंत ही प्रजनन शुरू नहीं कर देते, है ना। तो प्रजनन तक पहुंचने के लिए यहाँ पर उनकी एक अवस्था होती है, वृद्धि की अवस्था होती है, जिसमें वो लगातार क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है, जुवेनाइल फेज कहा जाता है। इस अवस्था में जीव जो है वो क्या करेंगे, लगातार वृद्धि को प्राप्त करते हैं और परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, और तब जाकर के वो प्रजनन की अवस्था, रिप्रोडक्टिव फेज है ना, में वो पहुंचते हैं। तो इतनी अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज कहेंगे। वृद्धि की अवस्था, कायिक अवस्था के नाम से इस अवस्था को हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वृद्धि के बाद कोई भी जीव क्या करता है, प्रजनन शुरू करता है। तो प्रजनन करता है। अब अलग अलग जीवों में वृद्धि की अवस्था, ये जो जुवेनाइल फेज है वो भी अलग अलग होती है। किसी में कुछ समय के लिए होता है, किसी में लंबा अंतराल होता है वृद्धि को प्राप्त करने के लिए। जैसे गाय का एक बछड़ा है, उसको परिपक्व होने के लिए कितना समय लगेगा, 1.5 से 2 साल का समय लगता है। मनुष्य का एक बच्चा है ना, परिपक्व होने में उसे कितना लंबा समय लग जाता है, 10 साल से 13 साल 15 साल, है ना। तो जब तब जाकर के उसमें युवावस्था की शुरुआत होती है, तब वो प्रजनन के क्या होता है, लायक होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वृद्धि की अवस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। हम लोगों को तो अभी फिलहाल पढ़ना क्या है, जनन पढ़ना है। तो जनन को अगर आप देखें तो जीवों में जो जनन है वो 2 प्रकार का होता है। एक को कहते हैं लैंगिक जनन, और दूसरे को क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले तो आप देखें इन दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, लैंगिक, यानी कि यहाँ लिंग की आवश्यकता होती है, और लिंग का अर्थ है सेक्स से। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नर और दूसरा क्या है, मादा है। 2 तरह के सेक्स होते हैं, ठीक है।
तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों के बिना प्रजनन संभव नहीं होता है। दोनों करते क्या है, तो दोनों जो जीव है नर और मादा वो अपने अपने युग्मक का निर्माण करते हैं। नर और मादा दोनों ही क्या करेंगे, अपने अपने युग्मक का निर्माण करते हैं और नर और मादा युग्मक के बनने के बाद ही जो है वो क्या होता है इनका फ्यूजन होता है, नर और मादा युग्मक मिलते हैं, नर और मादा दोनों के मिलने के बाद नए जीव का निर्माण होता है। तो हम जान लें कि ये जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्धगुणित होते हैं। इसमें गुणसूत्र की संख्या, जीवों में मिलने वाले गुणसूत्र की संख्या की क्या होती है, आधी होती है। हमेशा ही याद रखना है कि युग्मक कैसे होते हैं, अर्धगुणित होते हैं। युग्मक का निर्माण के बारे में अगर बात किया जाए तो युग्मक जो है वो गोनाड्स में बनते हैं और ये दो है। जैसे पुरुष में अगर देखें तो पुरुष में गोनाड्स जो है वो वृषण है और मादा में जो है वो क्या है, अंडाशय है। तो ये आपके दो गोनाड्स है जहां पर कि युग्मक का निर्माण होता है और युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। अब आप देखिए अलैंगिक प्रजनन को, तो अलैंगिक प्रजनन में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको। तो नाम में ही क्या आप देख रहे हैं, ए का मतलब क्या होता है, नहीं, है ना, नॉट, और माने नहीं, और लैंगिक मतलब लिंग से है। तो यहाँ पर नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल जीव, है ना, कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट, एक ही जीव जो है नए जीवों के निर्माण के लिए सक्षम होता है। वो खुद ब खुद क्या करता है, नए जीव को बना देता है। ठीक है, तो अलैंगिक प्रजनन में कुछ इस तरह से होता है, एक ही जीव नए जीवों का निर्माण कर देगा। बात कुछ घुसी नहीं। तो ये इस तरह से देखें कि मान ले यह अमीबा है। हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और इसका आकार जो है वह अनिश्चित होता है। अनिश्चित आकार के पीछे इसका जो कोशिका द्रव्य है वह होता है। इसका कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा होता है। बाहर के द्रव्य को एक्टोप्लाज्म आप कहें और अंदर के द्रव्य को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो बाह्य जो द्रव्य है कोशिका द्रव्य, यह पतला होता है और यही इधर से उधर फैल करके यहाँ पर क्या करता है, कूटपाद का निर्माण करता है। क्या बनाएगा, कूटपाद का निर्माण करता है और यही कूटपाद जो है इसकी आकृति को बना देते हैं कि वह किस आकार का दिखेगा। अब यह सिंगल पेरेंट है ना, परिपक्वता को प्राप्त करेगा। परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद यानी कि भोजन पानी वगैरह बेहतर तरीके से उपलब्ध रहा, है ना, वातावरण इसके अगर अनुकूल रहा, तब जाकर के ये क्या करता है, अपने शरीर को बीच से दो बराबर भागों में बांट लेता है, इस तरह से, है ना। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है केंद्रक भी पहुंचता है और अंततः यह जो एक अमीबा था वो दो पुत्री अमीबा का निर्माण कर देता है। तो आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, सिंगल पेरेंट जो है उसने दो जीवों का निर्माण किया। तो इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द्विविभाजन कहा जाता है। जब एक जीव अपने शरीर को दो बराबर भाग में बांट दे और उससे दो नए जीवों का निर्माण हो, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, द्विविभाजन। तो हम लोगों ने देखा कि अलैंगिक प्रजनन का पहला प्रकार क्या हुआ, द्विविभाजन हुआ, जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, है ना। और इसमें एक जीव ने अपने शरीर को क्या किया कि दो बराबर भागों में बांट लिया और नए जीवों का निर्माण हो गया। अब एक है क्या, बहुविभाजन। तो बहुविभाजन में क्या है, बहुविभाजन में है कि यहाँ पर एक जीव है, एक पेरेंट है, यह जब भी विभाजित होगा तो दो से ज्यादा नए जीवों का निर्माण करेगा, है ना। यहाँ पर जब भी बनेगा तो दो से ज्यादा नए जीवों का निर्माण होता है। आप एक ही उदाहरण अमीबा को ही उठा करके देखें तो अमीबा मान ले जो आपका तालाब में था, एकाएक तालाब का पानी जो है पूरी तरह से सूख गया, भोजन पानी की पूरी तरह से कमी हो गई। इस कंडीशन में क्या होता है, अमीबा घूम करके गोल हो जाता है और उसका चारों तरफ जो है एक कठोर आवरण का निर्माण हो जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। सिस्ट जब बन जाता है तो इसके अंदर का जो हिस्सा है वहां पर जितने सारी उपापचयी क्रियाएं जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक थी, वो सारी क्रियाएं जो है वो बंद हो जाती है ना, या काफी कम हो जाती है। जब ये क्रियाएं कम हो जाती है तो ऊर्जा की खपत भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
तो अब क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो केंद्रक था वो लगातार विभाजित होता जाता है। अब देखें किस तरह से ये केंद्रक, एक केंद्रक जो था वो ढेर सारे केंद्रक का निर्माण कर चुका है, और जैसे ही परिस्थिति अनुकूल होगी, यानी कि उस जगह पर भोजन पानी उपलब्ध हो जाएंगे, वातावरण में तालाब में पानी आ गया, भोजन की उपलब्धता हो गई, तो इसका सिस्ट जो है पूरी तरह से फट जाएगा और ढेर सारे अमीबा जो है वो मुक्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने बहुविभाजन का एक प्रकार देखा जिसमें कि अमीबा विपरीत परिस्थिति में क्या कर रहा था, इस तरह से प्रक्रिया को संपन्न कर रहा था। तो बहुविभाजन का ये एक प्रकार था, है ना। इसी तरह से एक प्रकार है क्या, मुकुलन। तो इसको बडिंग भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या है, तो इस प्रक्रिया में है कि मान लीजिए ये ज्यादातर आप देख सकते हैं कि ये ईस्ट में और हाइड्रा में संपन्न होता है, प्रतिकूल परिस्थिति है। तो ये ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। इस एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि शरीर के ऊपर इस तरह से कुछ उभार निकलने शुरू होते हैं, है ना। मान लेते हैं एक उभार निकला, फिर और उभार निकला, इस तरह से उभार की संख्या क्या होती गई, बढ़ती गई। अब ये जो है सारे भाग जो है इस क्या कहते हैं मेन भाग से अलग हो जाते हैं और ढेर सारे पुत्री इष्ट का निर्माण कर देते हैं। ढेर सारा पुत्री इष्ट जो है इस तरह से क्या हो गया, बन गया, है ना। तो यह जो है आपका उदाहरण किसका हो गया, मुकुलन का, बडिंग का। शरीर के ऊपर आउटग्रोथ निकला और वही विकसित होकर के क्या कर दिया, नए जीव का निर्माण कर दिया। अब हाइड्रा को भी आप देख ले, हाइड्रा क्या है, जलीय जंतु है, पौधा नहीं है, जलीय जंतु है ना। अब ये जो हाइड्रा है हम जानते हैं यह बहुकोशिकीय होता है, ढेर सारी कोशिकाओं से बना होता है, लेकिन इसकी सारी कोशिकाओं में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर पाए जाते हैं। अलग अलग कोशिका जो है वो अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे ये आपका संस्पर्शक है, इसका काम क्या है, तो इसका काम जो है वो संवेदना को ग्रहण करता है। बीच में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है जहां पर भोजन पहुंचता है। तो कुछ कोशिका जो होते हैं वो पाचन को संपन्न कराते हैं क्योंकि इनसे एंजाइम का स्राव होता है, और कुछ जो है कोशिकाएं अवशोषण का काम करती है, पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है। अब देखिए इसमें प्रजनन के समय क्या होगा, तो ये हमारा हाइड्रा है, शरीर के ऊपर जो है इस तरह से कुछ उभार निकलेंगे, एक या एक से ज्यादा उभार, है ना। इस तरह से निकला, सभी के ऊपर संस्पर्शक बन जाएंगे और फिर क्या होगा कि हर एक भाग, हर एक उभार जो, हर एक प्रोजेक्शन जो है वो मेन हाइड्रा से, सिंगल पेरेंट जो था उस हाइड्रा से अलग हो जाएगा और फिर ढेर सारे हाइड्रा का यहाँ आप देख रहे हैं कि निर्माण हो गया, है ना। तो ये प्रक्रिया जो है वो किस में आएगी, मुकुलन में आएगी। तो हम लोगों ने मुकुलन को समझा कि किस तरह से हमारा प्रजनन होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, अमीबा में किस तरह से प्रजनन होता है, इसको हम लोगों ने देखा, दोनों परिस्थिति में देखा, है ना। अमीबा को क्या कहते हैं, अमरणशील जंतु भी कहा जाता है, इमोर्टल भी कहा जाता है। कारण क्या है, कारण यही है कि ये कभी मरते ही नहीं, है ना। विपरीत परिस्थिति आया तो शिष्ट का निर्माण हो जाएगा, वो चुपचाप पड़े रहेंगे, परिस्थितियां जैसी ही अनुकूल होगी तो ये फिर से नए जीवों का निर्माण कर देते हैं। अब आप देखें एक जो है वो है कोनिडिया निर्माण के द्वारा, है ना। क्या है प्रक्रिया का नाम, कोनिडिया निर्माण। तो कोनिडिया निर्माण की प्रक्रिया जो है वो कवक ग्रुप में होता है। जैसे कि आपने कवक को देखा है, कोई रोटी का टुकड़ा ले लिए, ब्रेड ले लिए, अब उसको आप छोड़ दे, मॉइस्चर लेवल, पानी वगैरह वहां रहना चाहिए, थोड़ा बहुत मात्रा में नमी रहनी चाहिए। तो 2-3 दिन के बाद हम लोग देखते हैं उसके ऊपर कुछ इस तरह से फंगस ग्रो हो जाता है, भूरा कलर का। अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरह से ढेर सारे थ्रेड उसके ऊपर हमें दिखाई देते हैं, ये लिखे, है ना। इस तरह से ढेर सारा थ्रेड है। इन धागों को क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है, एक धागे को, और सभी धागों को संयुक्त रूप से माइसेलियम कहते हैं। अब जब ये परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं तो एक्सोस्पोर, बाह्य बीजाणु जो है इसके शरीर पर इस तरह से बन जाते हैं और इन बीजाणुओं को कोनिडिया कहा जाता है। अब ये अगर नीचे गिरेंगे तो इनसे क्या होगा, नया कवक का निर्माण होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये कोनिडिया के ऊपर जो है इस तरह से आवरण होता है, तो इस आवरण को क्या कहा जाता है, कोनिडियोफोर कहा जाता है, कोनिडियोफोर कहा जाता है इस आवरण को, ठीक है।
तो अब इस तरह से हम लोगों ने देखा कोनिडिया निर्माण के द्वारा आप म्यूकर को ले सकते हैं, है ना। आपका पेनिसिलियम नोटेटम है जिसके द्वारा सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो सब में हमारा क्या है, कोनिडिया फॉर्मेशन के द्वारा होता है रिप्रोडक्शन, है ना, अलैंगिक प्रजनन, जिसमें सिंगल पेरेंट, हर बार हम देख क्या रहे हैं कि सिंगल पेरेंट जो है वो नए जीवों का निर्माण कर रहे हैं हर बार। ठीक है, अब आगे बढ़े। कोनिडिया निर्माण हो गया। एक विधि जो है खंडन, है ना, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं इसको, खंडन, फ्रेगमेंटेशन कहिए, है ना, खंडन है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे आपने स्पायरोगायरा को देखा है, स्पायरोगायरा का चित्र देखे, पानी वगैरह जो तालाब है जहां पर काफी दिनों से गंदगी है, आप वहां पर लंबे लंबे धागे के रूप में क्या देख सकते हैं, ढेर सारे हरे हरे स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। वही जो है वो क्या है, स्पायरोगायरा है। अब इस स्पायरोगायरा को अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है इस तरह से हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, और ये हरित लवक जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो बैंड के शक्ल में दिख रहे हैं। अब ये आपने हाइड्रा ये देखा स्पायरोगायरा को, फिर चित्र को देखा। अब होगा क्या कि स्पायरोगायरा जैसे ही परिपक्वता को प्राप्त करता है तो ये कई खंडों में इस तरह से टूट जाता है। परिपक्वता को प्राप्त करने के बाद ये कई खंड में टूट गया, और हर खंड जो है विकसित होकर के ये नए जीव का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके द्वारा यूलोथ्रिक्स है, स्पायरोगायरा है, नॉस्टॉक है, एनाबिना है, ये सब प्रजाति जो है प्रजनन करती है। खंडन विधि के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनमें प्रजनन होता है। अब देखिए, अलैंगिक प्रजनन का अगला भाग जो है वो है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन कहते हैं इसको, है ना। तो पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया में क्या है भाई, इसको इंग्लिश में आप कहें तो रीजनरेशन कहेंगे। अब इसमें होना क्या है, जैसे आपने एक जीव का नाम सुना होगा, प्लेनेरिया, है ना। ये जीव जो है सबसे पहली बार इसमें आंख बना था, है ना, इसको रुडिमेंट्री आई कहते हैं। तो इस जीव को आप जितना टुकड़ा में काट दे, इसका हर टुकड़ा है वो नया जीव का निर्माण कर सकता है। तो पुनरुद्ध भवन जनरली अगर आप देखें तो छिपकली वगैरह का जो पूंछ कट जाता है ना, फिर से पूंछ जो उगाता है, वो भी पुनरुद्ध भवन का एग्जाम्पल है, लेकिन उसके द्वारा प्रजनन नहीं हो रहा है। आप यहाँ से इस भाग को काट दे, प्लेनेरिया के किसी भाग को काट के निकाल दे, तो हर एक भाग से क्या हो जाएगा, नए जीवों का निर्माण हो जाता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया को देखा। इसके अलावा प्रजनन के और भी प्रकार है, जैसे कुछ जो जीव है, जैसे आप देखें ये क्लेमाइडोमोनास बनाए हैं। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है कि ये भी बीजाणु का निर्माण करता है लैंगिक प्रजनन के द्वारा, और इसके बीजाणु जो होते हैं वो चलायमान होते हैं। तो अगर कोई जीव का बीजाणु जो है चलायमान है तो उस बीजाणु को क्या कहा जाता है, जूस्पोर कहा जाता है। अगर मान ले कुछ बीजाणु बन रहा है जो गतिहीन है, उसको ए प्लानोस्पोर कहते हैं, है ना। क्या कहा जाएगा, ए प्लानोस्पोर कहा जाएगा। तो जूस्पोर और ए प्लानोस्पोर हम लोगों ने देखा। यहाँ आज हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जीवों में जो जनन हो रहा है अलैंगिक प्रजनन के कुछ विधियों का नाम देखा। इसके बाद हम लोग पौधे में अलैंगिक प्रजनन को पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक पौधा नए पौधे का निर्माण करता है। ये कृत्रिम तरीके से भी हो सकता है या फिर स्वतंत्र रूप से अपने भी होता है। तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधे में अलैंगिक प्रजनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। लगातार आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे। क्वेश्चन जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।